Hello my dear students, once again I welcome you at my YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. Students, today we will study a poem of class 12th BACB from Rainbow Part 2 book. This poem is Sweetest Love I Do Not Go, composed by John Donne. मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास की पहली पोएम पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 बुक लिटरेचर की बुक से ली गई है। ये कविता जो है, ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग इनके पोएट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस पोएम के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इस पोएम में पढ़ना क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करने का प्रयास करिए और लाइक करें। लेट्स बिगिन माय स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं पोएट की बात करूं तो जॉन डॉन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट ऑफ इंग्लैंड। ही वाज बोर्न ऑन 22 फरवरी 1572 एंड डाइड ऑन 16 मार्च इन 1631 एट द एज ऑफ 59। ध्यान दीजिएगा कि जॉन डॉन इंग्लैंड के मेटाफिजिकल पोएट थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 16 मार्च 1631 ईस्वी में। उस समय उनकी एज 59 ईयर्स की थी। ही वॉज बोर्न इनटू अ प्रोस्परस फैमिली, प्रोस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोस्परस जो वर्ड लिखी हुई है इसमें एक एस मिसिंग है। ये PROSPEROUS होता है फ्रेंड्स, वो आप सुधार के लिख लीजिएगा। पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेंगे। लिटरेचर की पढ़ाई बिना पेन और कॉपी की नहीं हो सकती। किताब जरूर खोल कर रखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर? तो मैंने कहा कि उनका जन्म जो है वो व्यापारी, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैथोलिक जो शब्द आया है वो क्रिश्चियन से ही लिया गया है। तो उनके जो फैमिली थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो क्रिश्चियन परिवार के थे। तो उन्हीं फैमिली में वो कि बहुत ही प्रोस्परस थे। प्रोस्परस का मतलब होता है वेल्दी, रिच, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो उन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। आगे ही वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। मैं आपको बता दूं कि उन्हें जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्हें छोड़ना पड़ गया था विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनके धर्म के कारण उन्हें डिग्री कंप्लीट करने के लिए नहीं दिया गया था, उन्हें फोर्स किया गया था, उन्हें कंपेल किया गया था, मजबूर किया गया था कि वो यूनिवर्सिटी को छोड़ दे। जैसा कि मैंने बताया कि वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जब उनका जन्म हुआ था ना तो उस समय सारा का सारा इंग्लैंड जो है एंटी कैथोलिक था। वो इस धर्म के बिल्कुल भी विरुद्ध थे, 100% इनका विरोधी थे। और जब वो बड़े हुए, जब वो यूनिवर्सिटी में गए तो उस समय तक भी यही प्रक्रिया रही थी कि पूरे इंग्लैंड जो है एंटी कैथोलिक थी। और यही कारण है कि उनको रिलीजन के कारण ही, उनके धर्म के कारण ही उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा था, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, थियोलॉजी पढ़े। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र होता है, ठीक है। इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, जब वो 42 साल के थे, तो ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड शून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। देखिए, एक बात सबसे पहले मैं बता दूं कि जब वो 42 साल के थे, 42 ईयर्स के थे, तो उन्होंने एंग्लिकन चर्च में दीक्षा प्राप्त किया। ऑर्डिनेशन एक सिनोनिम है एजुकेशन का, ठीक है। तो इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया वहाँ पे और वो जल्दी ही अपने ज़माने का एक महान प्रीचरों में से एक बन गए। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक, जो धर्म का प्रचार प्रसार करे, अच्छी अच्छी बातों को बताए, है ना, तो वो उपदेशक होते हैं, ठीक है। क्लियर है? He was briefly sent to prison। उन्हें थोड़े दिन के लिए उन्हें जेल भी भेजा गया था, ठीक है। ब्रीफली का मतलब फॉर अ वाइल होता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम। उन्हें जेल भी भेजा गया था। When he got married, his honors नाइस। और उन्हें जेल इसलिए भेजा गया था कि वो अपनी ही
माली की एक भतीजी के साथ उन्होंने सीक्रेटली शादी कर लिया था, छुप छुपा के, जैसे आप कहते हैं ना कि भागकर कोई शादी कर लेता है, वैसा ही उन्होंने किया था। तो उनको इसके लिए जेल भी हुई थी बाद में, हालांकि उनकी शादी अप्रूवल कर दी गई थी क्योंकि वो दोनों बालिग थे, ठीक है। He was called a great love and metaphysical poet of England in his time। मैं बता दूं कि वो अपने जमाने में एक महान लव पोएट और मेटाफिजिकल पोएट कहे जाते थे। He always used the latest discoveries of science and geography in his poems। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी वो अपनी कविताएं लिखा करते थे तो उसमें नई नई तकनीक को, साइंस के कुछ बातों को यूज कर लिया करते थे, जियोग्राफी की बातों को यूज कर लिया करते थे, और इससे उनका पोएम जो है ना बहुत ही इंप्रेसिव हो जाया करता था और बहुत ही सुंदर हो जाया करता था, ठीक है। He was well known for his songs and sonnets, satires and elegies and sermons, है ना। वो सॉन्ग्स और सॉनेट्स के लिए फेमस थे, सटायर्स एंड द एलिगीज के लिए फेमस थे और सरमन्स के लिए फेमस थे, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से अबाउट द पोएट के बारे में हम लोगों ने, जॉन डॉन के बारे में जो बेसिक जानकारी थी हम लोगों ने लिया। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कि आखिर ये पोएम आखिर पढ़ना ही क्यों है ना। देखिए, मैं पहले ही कहा था कि अगर हम ये पढ़ लेते हैं ना तो आधी समस्याएं हमारी ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अबाउट द पोएम की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, सारी चीजों को कॉपी में नोट करने का प्रयास करिए ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए। किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन डालिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। इज इट क्लियर? चलिए, सबसे बहुत बढ़िया। अब मैं इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम रिटन बाय जॉन डॉन। मतलब ये एक प्रकार का लव पोएम है। देखिए, आपका पहली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी वो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, पोएट कौन है, तो जॉन डॉन है, और ये किस प्रकार का पोएम है, तो लव पोएम है। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। ही रोट दिस पोएम फॉर हिज बिलव्ड एंड वाइफ एंड मोर। देखिए, अगली क्वेश्चन है, अभी क्लियर हो गया कि आखिर उन्होंने ये कविता किसके लिए लिखी, तो वो अपने प्रेमिका, अपनी वाइफ के लिए लिखी, जिनका नाम क्या था, तो एंड मोर था। क्या था? एंड मोर, जिनसे उन्होंने शादी किया था। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं इन दिस पोएम, अगर इस कविता की बात किया जाए कि इस कविता में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इस कविता में द पोएट ट्राइज टू मेक हिज वाइफ अंडरस्टैंड दैट डेथ इज सर्टेन, है ना। इस कविता में वो अपनी पत्नी को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मृत्यु जो है ना निश्चित है, अगर मृत्यु आनी है तो आकर रहेगी, वो किसी भी कारण से वो रुक नहीं सकती। अगर मृत्यु आनी है तो आएगा, उसे कोई, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप इट। इज इट क्लियर? ही सेज, वह कहते हैं, और देखिए यहाँ पर जो द लिखा हुआ है ना, एक्चुअली यहाँ पे दैट होनी चाहिए, THAT, दैट, है ना। वो कहते हैं कि वी शुड बी रेडी टू फेस द प्रॉब्लम्स विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, है ना। इस पोएम में हम लोग इस चीज को भी जानेंगे कि वो कहते हैं कि हमें हमेशा तैयार होना चाहिए समस्या का सामना करने के लिए, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है। ही सेज दैट वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस द सेपरेशन फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हाँ, एक बात और भी है कि हमें बिल्कुल भी तैयार रहना चाहिए, हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए सेपरेशन को प्रैक्टिस करने का, चाहे वो हमारे दोस्त हो या फिर रिलेटिव्स हो। देखिए, ये तय है कि आज धरती पर हम लोगों का जन्म होता है, लेकिन कभी ना कभी हमारी मृत्यु हो जाती है, तो इस चीज को आप जरूर स्वीकारिए, है ना। इट इज द वाइटर ट्रूथ, इसे हर हाल में आपको मानना होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए वो सेपरेशन, वो अलगाव की प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा, कि भाई कभी ना कभी हम लोग अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से अलग होने ही जाना है, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके आगे बात करूं तो थ्रू दिस पोएम, आगे कहते हैं कि थ्रू दिस पोएम वी विल कम टू नो दैट द पोएट वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी, ठीक है। गो ऑन अ जर्नी, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिसिंग है, आर्टिकल ए होना चाहिए जर्नी के पहले। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि पोएट जो है ना एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, बट उनकी जो पत्नी है एंड मोर डज नॉट वांट हिम टू गो, लेकिन उनकी पत्नी नहीं चाहती है कि वो जाए। आफ्टर दैट द पोएट ट्राइज टू मेक हिज बिलव्ड अंडरस्टैंड दैट ही विल कम बैक, है ना। और अपनी पत्नी को वो समझाने का प्रयास करते हैं कि वो वापस आ जाएंगे उनके पास एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर ही कंप्लीट हिज जर्नी, कि वो अपने जर्नी को कंप्लीट करने के बाद उनके पास वापस आ जाएंगे। यहाँ पे जो BACT लिखाया है, यहाँ पर एक्चुअली BACK होना चाहिए, ठीक है, तो बैक होगा वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सभी तक हम लोगों ने जाना चैप्टर के बारे में, उसके बाद हमने सबसे पहले तो हमने कवि के बारे में, पोएट के बारे में जाना, उसके बाद पोएम के बारे में जाना, और इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे हम अपने कविता को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को, और इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहले आप पेन और
अपना बुक सामने रखेंगे तभी आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। मैं लाइन बाय लाइन, बिल्कुल लाइन बाय लाइन ही नहीं बल्कि वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से आप सभी अपना किताब खोल कर रखेंगे। भले थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन पूरा प्रयास करिएगा अंत तक देखें, ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर, एक बार अगर आपने इसे देख लिया पूरी की पूरी वीडियो, तो आपको कहीं भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं। आज तक कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को ज़्यादा क्लियर नहीं होता है कंसेप्ट, लेकिन आज पहली बार आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए पोएट क्या कहते हैं, पोएट जो जॉन डॉन स्पीकर हैं वो अपनी पत्नी एन मोर से क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है तो कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो गो लिखी गई है वो एक्चुअली जी ओ होना चाहिए, ये जो दी लिखा हुआ है इसका मतलब है यू, है ना, ये नोट करते जाइएगा। वियरीनेस जो है इसमें ई एक एक्स्ट्रा डाला गया है। वो लोगों की जो पोएट लोग होते हैं ना, उनके पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है जिसके दम पर वो रिदम को मिलाने के लिए वो इस प्रकार से चीज़ों को लिख देते हैं, राइम स्कीम को मिलाने के इस प्रकार से चीज़ों को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोर का जो सेंस निकलेगा वो बिकॉज निकलेगा। ठीक है, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि। ठीक है, चूंकि देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से हर हाल में पेन रखना होगा ताकि आप नोट करते जाइए साथ साथ में। ठीक है ना, तो पोएट कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव, प्यारी, है ना, वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रिय, कि मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं। ये जो वियरीनेस शब्द है इसका मतलब होता है टायर्ड। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रिय मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं, ठीक है, उब गया हूं, मेरी लाइफ तुमसे उब गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। और नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। देखिए यहाँ पर फिर से मी आया है जो कि ME है, और फिटर, फिटर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बेटर, BETTER, बेटर। ठीक है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई। देखिए डाई का जो मीनिंग आता है वो DIE होती है, मस्ट डाई एट लास्ट टिस बेस्ट। अब देखिए टिस बेस्ट जो लिखी गई है, टिस बेस्ट का मतलब जो यहाँ पर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इट इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट। ठीक है, ओ आप नोट करते जाइएगा, मैं बोलता जाऊंगा एक एक चीज को भी। आई एम नॉट गोइंग टू लीव अ सिंगल वर्ड। ठीक है, हर वर्ड का आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। तो राइटर कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी और नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। मतलब वो ये कहते हैं कि मेरी प्यारी, मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उब गया हूं या फिर तेरी साथ जो मेरे रिलेशन है उससे मैं थक गया हूं, ऐसी बात नहीं है। और ये भी बात नहीं है कि मुझे ये जो दुनिया है इसमें मुझे तुम्हारे से भी बेहतरीन, मतलब एक अच्छा लब मुझे मिलेगा, कोई और प्यार करने वाला होगा, ऐसा इस आशा में भी नहीं जा रहा, ऐसा भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं इस विश्वास में, इस उम्मीद में नहीं जा रहा कि दुनिया जो है मुझे तेरे से ज़्यादा प्यार करेगी या तेरे से ज़्यादा दिखाएगी प्यार। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आगे पोएट कहते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। तो राइट पोएट ये कहते हैं चूंकि एक ना एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा। इसमें देखिए ये हर इंसान के साथ होता है कि जो भी धरती पे अगर आए हैं तो उनको एक ना एक दिन मरना होगा। तो टू यूज, तो इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट का मतलब हैप्पीनेस होता है, तो कहते हैं ना कि इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को हैप्पीनेस में यूज कर लूं। अब देखिए उनकी हैप्पीनेस कहाँ पे है, तो उनकी हैप्पीनेस है कि जहाँ पे वो जर्नी पे जो जाना जा रहे हैं वो उनकी हैप्पीनेस है, लेकिन चूंकि उनकी पत्नी मना कर रही है कि वो आप ना जाए, ठीक है, कि वो ना जाए, पोएट ना जाए, लेकिन उनकी हैप्पीनेस उसी में है और वो अपने आप को यूज करना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? Thus by feigned death to die। देखिए मतलब वो कहते क्या है कि ये बहाने की जो मौत मरना है इससे बेहतर है कि वो अपने आप को यूज कर ले। ये जो फेंड जैसा जो शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फेन जैसा जो शब्द है इसकी ओरिजिनल वर्ड होगी एफ, है ना, EI लिख लीजिएगा आप लोग, FEIGADD। ठीक है, ठीक है, तो फेंड। इज इट क्लियर? इसके लिए एक और सा शब्द आता है प्रिटेंड जैसा भी शब्द हो जाता है बहाना करने के सेंस में। तो कहते हैं ये बहाने की मौत से मरने से बेहतर है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि आपके दिल में कोई चाहत थी, अगर उससे ही अगर वो चाहत पूरी नहीं हुई और आपका डेथ हो गया, तो जी नहीं, लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा तड़पती रहती है। तो अगर एक जर्नी पे जाना चाहते हैं तो वो एक ड्यूटी के रूप में वो निभाना चाहते हैं उस जर्नी को। ठीक है, अपनी पत्नी को वो समझा रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, आगे वो देखिए किस प्रकार से उपमा, सूर्य की उपमा देते हुए वो समझाते हैं अपनी पत्नी को। वो कहते हैं कि यस्टर नाइट, यस्टर नाइट का मतलब लास्ट नाइट, है ना, द सन वेंट हेंस। अब देखिए सन, आप लोग इसे सन ने पढ़ लीजिएगा, नहीं SUN ही है ना, सन वेंट हेंस
एंड इट इज हियर टुडे। टुडे यहाँ पर एक साथ होनी चाहिए, वो उनका स्टाइल है जिसके वजह से उन्होंने इस प्रकार से लिखा है। तो पोएट अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि पिछले रात जो है ना वो सूर्य डूब गई थी और आज फिर से है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार से सूर्य अपनी ड्यूटी को क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है सूर्य, है ना, कि कल मतलब हर दिन वो सुबह उगता है शाम को डूब जाता है, उसी प्रकार से वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि देखो प्रिय, कि मैं अभी भले जा रहा हूं लेकिन मैं जल्दी, जितनी जल्दी हो सके मैं जर्नी पूरा करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। क्या कोई क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट होनी चाहिए? अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप जरूर, है ना, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। हाँ, एक बात बिल्कुल है कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा, क्योंकि देखिए आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, आपका रिप्लाई जरूर आना चाहिए। इससे कोई भी टीचर्स हो जो पढ़ाने वाले हैं, है ना, उनको एक अलग प्रकार की ताकत मिलती है, ठीक है, ताकि अगर कोई गलतियां भी अगर छोटी सी हो तो अगली वीडियो में वो पूरा का पूरा सुधार कर सके, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ को अगर हम लेते हैं, अगले स्टैंजा को लेते हैं, तो कहते हैं कि ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पर्स देन ही। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा एक स्टैंजा है, इसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं, गौर फरमाइएगा इसे। देखिए क्या कहते हैं वो कहते हैं कि ही हैथ, ये जो ही आया है सबसे पहले ही आया है सन के लिए, वहां पर आप नोट कर लीजिएगा किताब में, और हैथ एक्चुअली हैज लिखा हुआ है ना, वो ओल्ड इंग्लिश में हैज को हैथ लिखा जाता था। तो वो कहते हैं कि सूर्य के पास ना ही डिजायर है, ना ही सेंस है, और ना हाफ सौ, है ना, शॉर्ट अवे, और ना ही उनके पास किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट है, लेकिन वो फिर भी कल डूबा था और आज एक बार फिर से उग गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उगना चाहता है या फिर उसका सेंस, ऐसा कुछ नहीं, बस वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है। तो पोएट इसी से कंपेयर करके, अपने आप को सूर्य से कंपेयर करके वो कहते हैं ना कि जिस प्रकार से सूर्य डूब गया था और उसके बाद फिर वापस आ गया, तो ये भी जाएंगे जर्नी पे और वो वापस आ जाएंगे। देन फियर नॉट मी, और वो कहते हैं कि मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, मेरे बारे में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये फियर जो शब्द है, फियर का मतलब होता है ना फील अफ्रेड, फील अफ्रेड लिख सकते हैं आप लोग, FEEL फील, और अफ्रेड AFRAID अफ्रेड। फील अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना। तो मेरे बारे में बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। और वो पोएट कहते हैं यहाँ, जैसे कि आई आया है तो आई आया है जॉन डॉन के लिए, और जॉन डॉन कहते हैं कि लेकिन प्रिय मुझ पर विश्वास करो। अब देखिए बिलीव जैसा शब्द जो है, तो बिलीव तो ऐसे नहीं लिखाती है ना, वो तो लिखाता है BELIEVE, ठीक है, तो वो आप लोगों को पता है। तो बिलीव, बल्कि ये विश्वास करो कि आज तक मैंने जितनी भी, है ना, अपनी जर्नी को स्पीड बनाया है, उससे भी इस जर्नी को स्पीड करूंगा। मतलब वो ये कहते हैं ना कि आज तक जितनी भी मैंने तेज चला हो, कहीं भी गया अगर तेज चल के वापस आया तो मैं उससे भी ज्यादा तेज, है ना, चलकर आपके पास वापस आऊंगा। मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब देखो यहाँ पर देन जो आया है इसका मतलब THAN देन होना चाहिए, और ही HE ये सन के लिए आया है, ठीक है, ये सन के लिए आया है। तो कहते हैं कि जिस, मतलब कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन के साथ, जिस प्रेरणा के साथ सूर्य वापस आ जाता है, उसी प्रेरणा के साथ मैं उससे कहीं ज्यादा, मतलब वो एक प्रकार का उपमा दे रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा पंख लगा लूंगा, बहुत ज्यादा हमारे पास इंस्पिरेशन होगी, इसके लिए मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब जितना सूर्य के पास है उससे कहीं ज्यादा मेरे पास होगा। ये जो स्पर जो शब्द है, तो SPUR, ध्यान दीजिएगा, है ना, SPUR, इसका ओरिजिनल वर्ड SPURS है, वो स्पर से लिखी गई है, इसका मतलब होता है इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन जो भी आप लोग पढ़ लीजिए, प्रेरणा, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मतलब वो ये कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। मतलब वो कहते हैं प्रिय, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तेरे से उब गया हूं, तेरी रिलेशन से थक गया हूं, और ना ही इस आशा में जा रहा हूं कि दुनिया मुझे तेरे से ज्यादा प्यार करेगी, लेकिन चूंकि पोएट कहते हैं कि एक ना एक दिन तो मैं मर ही जाऊंगा, इससे बेहतर है कि मैं अपने जीवन को यूज कर लूं। मतलब जहां पर वो जर्नी पे जाना चाहते हैं, वहां पर अपनी पत्नी को कहते हैं कि वो जर्नी पर जाएंगे, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो अपने सूर्य को, अपनी पत्नी को जो है ना, सूर्य की उपमा देकर कहते हैं कि पिछली रात क्या हुआ था कि सूर्य चला गया था, लेकिन आज फिर से आया है, उसी प्रकार मैं भी जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। एक सूर्य के पास ना ही कोई डिजायर है, ना सेंस है, और ना ही उसके पास कोई शॉर्टकट है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना हूं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी एज अ ड्यूटी, ठीक है, वो एक ड्यूटी के रूप में जा रहे हैं। इज इट क्लियर? और वो कहते हैं कि पूरी प्रेरणा के साथ वो वापस आएंगे। जितना सूर्य
मतलब जितनी तेज गति से अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है उससे भी कहीं तेज गति का वो जर्नी को पूरा करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं। आगे देखिए पोएट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। अब देखिए फीबल का मतलब होता है वीक, WEAK, है ना, वीक मतलब कमजोर जो होता है, वीक। तो कहते हैं कि सोचो कि मनुष्य की यहाँ जो मैन्स पावर है, तो देखिए आप जानते हैं कि मैन की प्लुरल ऐसे नहीं बनती, यहाँ पर ये होना चाहिए मैन अपोस्ट्रोफ एस, एक्चुअली यही है वहां पे लिखा हुआ कि वो कहते हैं ना कि मानव जाति की ताकत जो है ना वो कितनी कमजोर हो गई है ना, उनकी शक्ति कितनी छीन हो गई है। दैट इफ गुड फॉर्चून फेल, अगर उनका जो अच्छा समय है ना वो खत्म हो जाता है, बुरा समय कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, ठीक है, बट कुड बैड चांस। मतलब वो कहते क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहते हैं कि मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर हो गई है, कितनी छीन हो गई है कि अगर बुरा समय, अच्छा समय उनका अगर चला जाता है, बुरा समय शुरू हो जाता है, तो ना ही वो अपने 1 घंटे को ऐड कर सकते हैं, ना ही बीते हुए समय को वो वापस ला सकते हैं। अब देखिए ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो समय एक बार बीत गया है उसे दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती, ठीक है। लेकिन आप अपनी मेहनत के दम पर आप क्या करते हो ना कि जो समय बर्बाद हुआ था आप उसका भरपाई आप भले कर सकते हो, ठीक है। यहां पर वो क्या कहते हैं कि अगर कभी बुरा समय आपके सामने आए, कभी भी बुरा समय अगर आपके सामने आ जाए तो उससे बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाना नहीं चाहिए। देखिए प्रॉब्लम हर के जीवन में आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम पालकर अगर आप रखेंगे तो प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, ठीक है। उसका आप सामना करिए पूरी ताकत के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। वही देखिए यहाँ पर एक गजब का लेसन भी पोएट के द्वारा दिया गया है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कि मानव जाति की ताकत कितनी कमजोर हो गई, मतलब बहुत ज्यादा मतलब वीक हो गया है। कब, इफ गुड फॉर्चून फॉल, मतलब जब जो अच्छा, फॉर्चून का मतलब लक होता है, किस्मत है ना, कि डेस्टिनी, कि अगर वो फॉल हो जाती है, अगर वो खत्म हो जाती है, कैन नॉट एट अनदर आवर, तो एक भी घंटा जोड़ नहीं सकते, और नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही वो जो लॉस्ट आवर है, जो बीता हुआ घंटा है, वो उसको वो वापस ले आते हैं, बट कम बैड चांस। लेकिन अगर कभी बैड चांस आता है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, देखो क्या कहते हैं राइटर, यहां पे एक गजब की बात उन्होंने लिखी है कि एंड वी ज्वाइन। देखिए यहां जो ज्वाइन, वी सबसे पहले WE हो जाएगा, और ये जो ज्वाइन है JOIN हो जाएगा, है ना, JOIN, है ना, ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और एज टू एडवांस, है ना। यहाँ जो और लिखा हुआ है तो एक्चुअली OVER होना चाहिए वो, ठीक है, ये वाली, ठीक है, क्लियर है। तो क्या कहते हैं कि अगर बैड चांस कभी आता है, मतलब कभी भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है और अगर हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ अगर उसका ज्वाइन करते हैं, मतलब उसका सामना करते हैं, है ना, तो हम लोग उसे क्या करते हैं ना कि एक लेसन सिखा देते हैं, किसे, मतलब उस प्रॉब्लम को आप भगा देते हो, ठीक है, और वो प्रॉब्लम अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है, और वो हमें फायदा पहुंचाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो मैं बार बार कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जरूर करिए। आप चाहें तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैं ऑलवेज रेडी टू, है ना, आंसर यू। आप कभी भी कॉल करेंगे मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज लीव कर सकते हैं, वहां भी आपको सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए आगे पोएट क्या कहते हैं कि व्हेन दो साइस्ट नॉट वाइंड। देखिए यहां पर ये जो आगे का जो आपका 15-20 लाइन होगा छोटी छोटी, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए व्हेन दो, यहां जो दो जैसा शब्द है इसका मतलब होता है यू, और जो साइस्ट जो लिखा गया है वो एक्चुअली ये है SIGHS, है ना। फिर से दो साइस्ट नॉट वाइंड, और ये जो वाइंड है WIND, ठीक है, WIND, वाइंड, उसको विंड भी पढ़ते हैं, ठीक है। बट साइस्ट माई सोल अबे, मतलब वो कहती है ना कि देखो प्रिय, कि जब आप सांस लेती हो ना, ये जो साइज है इसका मतलब होता है टेक्स ब्रेथ, ठीक है, कि जब आप सांस लेती हो तो आप हवा को नहीं खींचती हो बल्कि हमारी आत्मा को ही खींच लेती हो। और व्हेन दो वीप्स्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, यह जो डॉथ डिके का मतलब हो जाता है ना, डॉट डिके दोनों का मतलब आप लिख सकते हो डिस्ट्रॉय। ऐसे डॉथ का ओरिजिनल मीनिंग यहाँ पर जो जिस शब्द के लिए आया है वो डज के लिए डॉथ यूज किया है, और डिके मतलब डिस्ट्रॉय होता है। तो क्या कहते हैं कि जब तुम रोते हो ना तो तुम हवा को ही नहीं बल्कि, मतलब जब तुम आहें भरती हो या फिर सिसकती हो, ठीक है, मतलब जब तुम सांस लेती हो तो तुम हवा को नहीं खींचती बल्कि उस सांस के माध्यम से मेरी आत्मा को ही खींच लेती हो। और जब तू वीप्स्ट, ये जो वीप्स्ट का मतलब होता है वीप, ठीक है, WEEP, और जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड,
मतलब चाहे वो सुख में रहो या फिर दुख में रहो, तो माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, तो मेरे जीवन का जो ब्लड है ना वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कहने का मतलब वो अपनी पत्नी को ये समझा रहे हैं, जब वो जर्नी पे जा रहे हैं तो उनकी पत्नी रोती है, तो अपनी पत्नी को ये कह रहे हैं कि देखो प्रिय, कि अगर तुम रोती है ना तो मेरे शरीर का कतरा कतरा बह जाएगा, है ना, मतलब तेरी आंसू अगर निकलेंगे तो मेरे शरीर का खून निकल जाएगा, ऐसा वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। और ये आगे देखिए कितनी गजब की बात कहते हैं कि इट कैन नॉट बी दैट दो यू लव्स्ट मी एज दो यू सेस्ट। देखिए फिर से यहां पर मैंने कहा था कि आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, फिर से दो का मतलब यू होगा और जो लव्स्ट है उसका मतलब होगा लव, एज दो सेस्ट, सेस्ट का मतलब क्या होगा, से, एस ए बाई, ठीक है, एस ए बाई से। और ऑलरेडी मैंने क्लियर कर ही दिया है कि दो का मतलब क्या होगा, तो यू होगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कहते हैं कि दैट इट कैन नॉट बी दैट यू लव मी एज दो यू से, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इफ इन थाइन माई लाइफ दो बेस्ट दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मतलब देखिए वो क्या कहते हैं, थाइन का मतलब यहां पर योर्स होता है, ठीक है, क्या, योर, ठीक है, योर लिखिएगा उसको, है ना, योर, बाई ओ यू आर करके, बाई ओ यू आर, थाइन का मतलब योर हो जाएगा, ठीक है। माई लाइफ दो बेस्ट, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर तेरी जीवन में, मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसा तुम सोच रही हो उसमें अगर मेरा जीवन वेस्ट हो जाता है ना, तो दो आर्ट द ब्लेस्ड ऑफ मी, तो क्या कहते हैं ना कि वो मेरे लिए अच्छा होगा, मतलब मेरे लिए एक मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए एक बात बताइए कि किसी के लिए भी एक बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दे तो इससे बहुत बड़ी बात कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि तू मेरी जीवन को बर्बाद कर रही है या फिर तेरे वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कहना इसलिए चाह रहे हैं कि जो डर तुम्हारे दिल में है कि मैं जर्नी पे जा रहा हूं, मुझे कुछ हो जाएगा, तो चलो वो भी अच्छा ही होगा, है ना, चलो वो भी अच्छा ही होगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मृत्यु आनी है तो आएगी, वो मेरे डरने या तेरे डरने से वो रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेंस है। देखिए पोएम में केवल लाइन को हिंदी कर देना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसकी डीप मीनिंग को समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे क्या कहते हैं कि लेट नॉट थाई, है ना, डाइविंग हार्ट, ध्यान दीजिएगा, इसको डिबाइनिंग पढ़िएगा आप लोग। और थाई का मतलब हो जाएगा योर और डिबाइनिंग का मतलब होली, पवित्र, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अपने जो पवित्र दिल है ना, फॉर थिंक मी एनी इल, फॉर थिंक का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, गेस करना, है ना, ठीक है, जिसको आप प्रिडिक्ट कहते हैं। और एनी इल मतलब किसी भी प्रकार का बुरी भावना जो है ना, मतलब वो कहते हैं कि देखो प्रिय, तुम अपने दिल में ना मेरे प्रति किसी भी प्रकार की, मेरे बारे में किसी भी प्रकार की मतलब बैड लक वगैरह में, मतलब कोई भी चीजें अशुभ जो है उस तरीके की अपने पवित्र दिल को सोचने की आज्ञा ना दो, ठीक है। मतलब इस प्रकार से अपने दिल को समझाओ कि वो किसी भी प्रकार से बुरी चीज ना सोचे कि अगर मैं कहीं जर्नी पे जा रहा हूं तो मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी जान चली जाएगी, है ना, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो। मतलब वो पोएट जो है ना अपनी पत्नी को इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे देखिए गजब की बात, तो कहते हैं कि डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट, फिर से थाई पार्ट मतलब योर पार्ट, ठीक है। और यहाँ जो पार्ट है, पार्ट का मतलब यहाँ पर फेवर हो जाएगा कि अगर डेस्टिनी, अगर जो किस्मत है, अगर वो तुम्हारा साथ दे दे, मतलब जो तुम डर रही हो, ठीक है, जो तू डर रही हो कि मैं कहीं पे जा रहा हूं जर्नी पे तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा, है ना, अगर ऐसा कुछ डर रही है, एंड मे थाई फियर्स फुलफिल, अगर तुम्हारा जो डर है, फियर्स है, थाई मतलब फिर से योर, तुम्हारा जो डर है वो अगर वो फुलफिल हो जाए, अगर वो पूरा हो जाए, तो बट थिंक दैट, तो अगर ऐसा कभी, मतलब कि अगर मैं जा रहा हूं, अगर जो तू डर रही है कि मेरे साथ कुछ भी अशुभ हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगा, अगर कुछ भी ऐसा हो गया तो बस बट थिंक दैट, बस केवल इतना सोचना कि वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, मतलब ये सोचना कि एक ही बेड पे तो हम लोग हैं, बस एक दूसरे से नाराज हैं, है ना, और एक दूसरे के बगल में सोए हुए हैं, है ना। दे who are another keep alive never parted be। और आगे पोएट अंत में गजब की बात कहते हैं कि दे who one another keep alive near part be, near का मतलब यहां पर नेबर हो जाता है, नेबर पार्टेड बी, और पार्टेड बी PARTED, पार्टेड और बी, पार्टेड का बी का मतलब होता है ना, सेपरेटेड, आप ये कह सकते हैं अलग हो जाना, ठीक है। वो कहते हैं कि वे लोग जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं वो कभी भी मरते नहीं, ठीक है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होते। अब पता है मैं जब भी ये पोएम पढ़ाता हूं तो मुझे याद आ जाती है मोहब्बतें फिल्म वाली वो बात शाहरुख खान की, जो आप लोगों ने शायद बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय
अमिताभ बच्चन की वो मूवी आई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी, है ना। अगर देखा जाए तो एक छोटी सी बात वहाँ से मैं इस पोएम में रिलेट कर देता हूँ हमेशा, कि देखिए वहाँ पे शाहरुख खान जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि मैंने आज तक केवल एक ही लड़की से मोहब्बत किया और वो मैं उसी से करता रहूँगा। मतलब वो जिनसे वो मोहब्बत करते थे एक्चुअली उनकी डेथ हो जाती है उनके पिता के कारण, वो सुसाइड कर लेती हैं, लेकिन मरने के बाद भी शाहरुख जो है ना उन्हीं से प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वही कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक प्रेमी है ना, एक प्रेमी प्रेमिका अगर एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं ना तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तो है ना, एट लार्ज अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लव पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर किसी भी प्रकार की डाउट रही होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं इसका समरी लेकर आऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, कीप मेकिंग योर नोट्स एंड रिवाइजिंग इट। इसका नोट्स जरूर बनाइए और उसे रिवाइज करने का प्रयास करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना, कि कितने बेहतरीन से आपको एक्सप्लेन किया गया है ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।